हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल की वीडियोस में हमने देखा हुआ था कि मेंडल से मतलब हमारी जेनेटिक्स स्टार्ट हो गई थी। और जेनेटिक्स में हमने सबसे पहले देखा हुआ था कि उनके हमने की पॉइंट्स लिख लिए थे कि किस किस की पॉइंट्स पर हमें डिस्कशन करना है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमने मेंडल वाले टॉपिक को उठाया है। मेंडल में जितने कोर क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर किए। मेंडल से मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट। मेंडल की सक्सेस का रीजन क्या है, मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया, मेंडल्स के लॉ और मेंडल से नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए आपके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मेंडल की सक्सेस का रीजन क्या रहा, क्यों मेंडल को जेनेटिक्स का फादर। इससे पहले एक चीज, हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो ग्रिगर जॉन मेंडल या जीजे मेंडल के नाम से जाना जाता है, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। किस प्लांट का सिलेक्शन किया, तो इन्होंने मटर के प्लांट का सिलेक्शन किया था। देखो, मटर एक वाइल्ड मटर भी होती है, वाइल्ड पी, और एक होती है जो हम डोमेस्टिक यूज के लिए करते हैं। तो पी का जो साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। तो ये जो मटर मंडल ने यूज करी थी उसका नाम है, साइंटिफिक नेम। कैरेक्टर जो लिए थे उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे। और मटर का जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो भी 7 होता है। टोटल 14 क्रोमोसोम। तो ये 2-3 क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो मेंडल के सक्सेस का रीजन क्या है, सबसे पहले इन्होंने, ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथ्स का यूज किया था जेनेटिक्स में। आप जब हायर स्टडीज में मेंडल को पढ़ते हैं, उनकी स्टडीज करते हैं, तो जेनेटिक्स में आप कैलकुलेशंस देखते हैं डाईहाइब्रिड्स मोनोहाइब्रिड्स की। तो फर्स्टली मेंडल ने यूज किया मैथमेटिक्स को। उसके बाद में कैलकुलेशन किए, पी प्लांट का सिलेक्शन किया। बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटीज उनके पास अवेलेबल थी क्योंकि वो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, बट उन्होंने पी का सिलेक्शन किया। पी के सिलेक्शन करने के बाद में उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो लिए थे, आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की लिस्ट याद होनी चाहिए। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, जिनमें से 2 फ्लावर के, 2 सीड के, 2 उसके बाद में उनके कलर के, और एक जो कैरेक्टर है वो उनकी हाइट का है। टोटल 7 कैरेक्टर्स जो लिए, वो ऐसे कैरेक्टर्स लिए थे जो एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट थे। इसके बाद में ये मेंडल की सक्सेस की रीजन है। पी प्लांट का ही उन्होंने सिलेक्शन क्यों किया, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। लाइफ स्पान इसका बहुत छोटा होता है, ऑफ स्प्रिंग्स इसमें बहुत जल्दी बनते हैं, और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती है। बहुत जल्दी हम इसमें रैपिडली ग्रोथ देख सकते हैं। तो ये उनके सक्सेस के रीजन के साथ में पी प्लांट का सिलेक्शन हो गया। अब आता है कि मेंडल ने ये लॉ कौन कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार मेंडल के लॉ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। मेंडल के लॉ की बात करें तो 3 लॉ दिए हुए हैं मेंडल ने। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप 10th क्लास में यदि कोई स्टूडेंट है तो आप उसे भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी सेम ये 3 लॉ हैं। और 12th में तो ऑब्वियसली मेंडल में ये 3 लॉ सबसे पहले पूछे जाते हैं। याद रखने के जो की पॉइंट्स हैं, मेंडल के जो ये फर्स्ट और सेकंड लॉ है, कई बार एग्जाम में लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, सेकंड लॉ ऑफ जेनेटिक्स इस नाम से भी आ जाता है, नाम आपको पता होना चाहिए। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, दोनों के दोनों मोनोहाइब्रिड पर बेस्ड है। और तीसरा वाला जो लॉ है वो डाईहाइब्रिड पर बेस्ड है। मैं इतना आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का मतलब पता होगा, फिर भी मैं एक बार बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। मोनोहाइब्रिड मतलब, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2। जहां सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के आप यदि क्रॉस कर रहे हो, उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स बन रही हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। जहां आप 2 कैरेक्टर्स को लेकर के, जैसे मैं अगर सिंगल कैरेक्टर की बात करूं, तो सिंगल कैरेक्टर में किसी प्लांट की हाइट की यदि हम बात करें, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यदि हम इनके बीच क्रॉस करेंगे, जो आएगा वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंगल कैरेक्टर लिया केवल हमने हाइट का। यदि हम बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो डाई हाइब्रिड में डाई मतलब 2, हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे। 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब, या तो हम सीड का कलर ले लें और उसके बाद में हम फ्लावर का कलर ले लें। सीड का शेप भी ले सकते हैं, तो सीड का कलर और सीड का शेप, 2 कलर, कलर और शेप, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए। इनके बीच जब क्रॉस किया जाएगा, और क्रॉस करने के बाद में जो भी हमें रेशियो मिलेगा, जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगी, वो डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है वो मोनोहाइब्रिड पर बेस्ड है। थर्ड वाला लॉ जो है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। इसके बाद में मेंडल का पहला वाला लॉ क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंट और कैरेक्टर,
रेसेसिव, डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, रेसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे। अब डोमिनेंट मतलब जैसे मान लो मदर की आई ब्लू कलर की, फादर की आई ब्लैक कलर की। मान लो नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स जो बच्चा हुआ है उसकी आंखें काले कलर की है, मतलब फादर की आई उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर हुई, फादर की आई नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दे रही है। जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा वो डोमिनेंट, जो नहीं कर पाता है वो रेसेसिव कैरेक्टर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही है, अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला और नहीं करने वाला। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग अलग होना या स्प्लिट होना या अलग अलग मतलब डिवाइड हो जाना। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी ऑफस्प्रिंग में मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं। हमें पता है क्रोमोसोम हमेशा पेयर के फॉर्म में होता है। पेयर में मतलब एक कैरेक्टर मदर का और एक कैरेक्टर फादर का, तो ये पेयर के फॉर्म में कैरेक्टर है। मान लो हमने कहा मदर की आंखों का कलर ब्लू कलर है और फादर की आंखों का कलर ब्लैक कलर है। अब जब बच्चे में आंखों का कलर डिसाइड होगा क्रोमोसोम के थ्रू, जीन के थ्रू, तो या तो ब्लैक कलर की दोनों आंखें होंगी या फिर उसकी ब्लू कलर की दोनों आंखें होंगी। किसी भी रेयर केसेस में किसी डिसीज्ड कंडीशन को छोड़ करके ऐसा नहीं होगा कि एक आंख डिफरेंट और एक आंख डिफरेंट कलर की हो, दोनों ही सेम कलर की होंगी। तो जीन जो पेयर में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहा है उसे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग होना होगा। इसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल से समझ लें, दो फ्रेंड, बिल्कुल इजीली मान के चलें, दो फ्रेंड बचपन से साथ में थे, बिल्कुल फर्स्ट लेकर के 10th तक मान करके चलें बिल्कुल साथ में थे, बट एक को इंजीनियरिंग करना है, एक को नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो दोनों को, एक को कोटा जाना है, एक को इंदौर जाना है, तो स्प्लिट होना होगा अपने करियर के लिए। स्प्लिट नहीं होंगे तो वो अपने आप को करियर को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो कैरेक्टर्स को स्प्लिट होना होगा। अगर स्प्लिट नहीं होंगे नेक्स्ट जनरेशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। कई कंडीशंस में ऐसा होता है कि मदर और फादर की ब्लू और ब्लैक कलर की आईज होने के बाद भी बच्चे में यदि ब्राउन कलर की आ जाए, मतलब ये जीन स्प्लिट नहीं हुआ है, उसकी जगह कोई तीसरा कैरेक्टर डोमिनेंट हो गया है। बात समझ में आई है आपको? प्लीज रिपीट करके देखें वीडियोस को अगर आपके लॉ क्लियर नहीं है तो, क्योंकि लॉ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। इसके बाद में थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, जैसे मैं कहूँ आपसे सचिन तेंदुलकर जी का बेटा क्रिकेटर ही होगा, किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, नहीं है। मैं कहूँ जिनकी हाइट ज्यादा होगी वो इंटेलिजेंट है, या जिनकी स्किन गोरे कलर की है या जिनकी स्किन वाइट है वो ही सुंदर होंगे, कंपलसरी नहीं है। यदि मैं कहूँ जो स्मॉल हाइटेड हैं उनमें बुद्धि नहीं होती है, उनको मतलब कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं मिल सकता, बिल्कुल अलग बात है, हो ही नहीं सकता। मतलब एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे कैरेक्टर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जैसे हम कहें कि यदि हाइट ज्यादा है तो ही बाल करली होंगे, हेयर का शेप करली होगा, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। स्मॉल हाइट के डॉफ पर्संस के भी हेयर जो होते हैं वो करली होते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए जीन को किसी दूसरे जीन पर डिपेंड नहीं होना होता है। हर जीन खुद में डिपेंडेंट होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। बात समझ में आ गई आपके? तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि तीनों लॉ को एक बार और रिपीट करके देखिए और उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि ये तीनों लॉ क्या कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 101% आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है। प्लीज वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और भी बेहतरीन वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू।